चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में। कौन कौन सा फास्फोरस का ऑक्सो एसिड, एक तो था H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसी को हम लोग एक और नाम देते थे फॉस्फेनिक एसिड। दूसरा था अपने पास H3PO3, इसको फॉस्फोरस एसिड या इसका नाम बोलते थे फॉस्फोनिक एसिड। और एक और था अपने पास H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और इसको डबल करके वाटर निकालने पे H4P2O7, इसको क्या बोलते थे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड या फिर डाईफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में कुछ ऑक्सो एसिड और हम लोग सीखेंगे, और साथ में नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड सीखेंगे, और एक दो क्वेश्चन करेंगे ऑक्सीजन नंबर से रिलेटेड। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट के लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा था क्या, ऑक्सीजन जो फास्फोरस के 4 ऑक्सो एसिड थे उसमें से सबसे लास्ट वाला ऑक्सो एसिड सीखा था कि डबल करके हम लोग वाटर निकाल देंगे, डबल करेंगे H3PO4 को और वहां से निकाल देंगे वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाता है H4P2O7। कैसे बनाया था इसका स्ट्रक्चर, इसको डबल करके, इसको किया था डबल और डबल करके वाटर निकाल देते। एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर को बनाते, फिर डबल बॉन्ड OH, ये है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, उसको डबल करके वाटर निकाल देते। तो जब हम वाटर हटा देते यहाँ से तो हमें जो मिलता वो क्या हो जाता, H4PO7। आज हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के और फॉर्म बनते हैं। इसको तो बोल देते हैं, इसको क्या बोल सकते थे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर इसको क्या बोल सकते थे, डाईफॉस्फोरिक एसिड। आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं को ही अगर हम लोग ऐसे कर दें, इसी को 3 बार लिखो और वाटर निकाल दो। जो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है एक, ये तो हमारे 4 हो गए। अब आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राईफॉस्फोरिक एसिड, ट्राईफॉस्फोरिक एसिड। इनको कैसे बनाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को 3 बार बनाओ, एक हो गया फॉस्फोरिक एसिड, एक बार और एक बार और। 3 बार बनाने के बाद वाटर निकाल देंगे हम लोग, एक बार वाटर निकालो, एक बार और, 3 बार बनाओ, उसके बाद निकाल दो वाटर। तो कितने वाटर निकालने पड़ेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 वाटर निकालने पड़ेंगे। अच्छा, तो उसके बाद एक ऑक्सीजन बच जाएगा, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो उसी को बचा देना। फॉस्फोरिक एसिड को 2 बार लिख करके वाटर निकालते तो डाईफॉस्फोरिक एसिड, 3 बार लिख करके निकाल रहे तो ट्राईफॉस्फोरिक एसिड। अब जैसे इसको बोल देते हैं ट्राईफॉस्फोरिक एसिड, ट्राईफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया। इसकी कोई बेसिसिटी पूछे तो पहले तो फॉर्मूला इसका क्लियर कर लो, H 2 3 4 और 5 कितने हो गए, H5। P कितने, 1 2 3 ट्राईफॉस्फोरिक एसिड है तो 3 ही फॉस्फोरस होगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फॉस्फोरस है 10। अब सोचो एग्जाम में ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे ना तो तुम्हें डर लगेगा कि ये कौन सा चीज है। हम कैसे ध्यान रखेंगे, देखो वो फॉर्मूला अगर तुम्हें 3 फॉस्फोरस है तो हो सकता है वो ट्राईफॉस्फोरिक एसिड हो, और तो हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा, सब में तो एक ही फॉस्फोरस था या 2 फॉस्फोरस थे, यहाँ पे तो 3 फॉस्फोरस है। कैसे फॉर्मूला बनेगा, हम चेक करेंगे। H3PO4 को ट्रिपल कर लेंगे, H3PO4 को 3 टाइम्स लिख करके कितने वाटर निकाल देंगे, 2। इसको ऐसे लिखेंगे और 2 वाटर यहाँ से निकालेंगे। देखो इसको 3 टाइम्स करके वाटर निकालो, देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और वहां से कितने कम कर देना होंगे, 4, तो बचेगा H5, P3 और O कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 कम कर दो, कितने बचेंगे 10। तो ये क्या बन गया, ट्राईफॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, कहीं पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है क्या इस स्ट्रक्चर में, कहीं पेरोक्साइड लिंकेज है क्या, नहीं। तो अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 5 × 1, फॉस्फोरस का 3 × x और ऑक्सीजन का 10 × -2 इक्वल्स टू 0। x कितना आ जाएगा, +5। अगर तुम्हें इंडिविजुअल 3 फॉस्फोरस है, सबका इंडिविजुअल चाहिए तो क्या करें, स्ट्रक्चर का यूज करें। ऑक्सीजन पे -1, फॉस्फोरस पे +1 -2 +2 -1 +1 -1 +1, फॉस्फोरस का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इधर, 5। ऐसे अगर हम लोग यहाँ चेक करें, -1 +1 -1 +1 -2 +2, यहाँ पे -1 और +1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
तो देखो कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +2 +1, ये कितना निकल करके आ जाएगा +5। सेम इस फास्फोरस के पास -1 +1 -1 +1 -1 +1, यहाँ पर -2 +2, टोटल कितना हो जाएगा 5। सारे फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, सेम +5 में। सारे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, कितना है +5। अच्छा, एक छोटा सा काम कर सकते हैं क्या, अगर कोई तुमसे पूछे ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ट्राइफॉस्फोरिक एसिड में, जो ट्राइफॉस्फोरिक एसिड है उसमें ये कितने होंगे ऐसे बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस सिंगल बॉन्ड में हो और फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ऐसे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे ट्राइफॉस्फोरिक एसिड में। इसको अपना दिमाग लगाओ, तीसरी आंख इसमें यूज करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक, इसको कमेंट करना। ये OPO ट्राइफॉस्फोरिक एसिड में ये वाले लिंकेज कितने होंगे, OPO लिंकेज कितना होगा, OP डबल बॉन्ड, समझ में आया। अच्छा, ऐसे ही अगर हम लोग 4 बार लिख करके वाटर निकाल दे तो हम लोग उसको बोल देंगे टेट्राफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम लोग 2 बार निकालते तो उसको पायरो, या हम लोग क्या बोल सकते थे उसको बोल सकते थे डाइफॉस्फोरिक एसिड। अगर 2 बार फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, 3 बार ऐसे यूज करके वाटर निकाल रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही एक होता है अपने पास टेट्राफॉस्फोरिक एसिड। क्या करें, फॉस्फोरिक एसिड को 4 बार लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 4 बार। अच्छा, 4 बार लिखोगे तो कितनी बार वाटर निकालना पड़ेगा, 3। 2 बार लिखते थे तो 1 बार वाटर निकालते हैं, 3 बार लिखा तो 2 वाटर निकले, ऐसे 4 टाइम्स लिखेंगे तो 3 वाटर निकल जाएगा। तो 3 वाटर निकालो, देखो कोई फॉर्मूला आएगा क्या, ये H कितने हो जाएंगे 12 P4O 16, और यहाँ से H कितने 6 और O कितने 3, तो निकालो। H कितने निकाल देने होंगे 6, O कितने निकाल देंगे होंगे 3, तो H कितना बचेगा अपने पास 6 हो जाएंगे H। P कितने बचेंगे 4, ऑक्सीजन कितना बचेगा 13, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा H6P4O 13। क्या नाम बोलेंगे इसको, टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाना हो तो स्ट्रक्चर बनाना आसान है, हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हमें केवल और केवल इनके 4 बार इनके स्ट्रक्चर्स को बना देंगे हम लोग और वाटर निकाल देंगे। P डबल बॉन्ड O OH, एक बार और P डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पर भी P डबल बॉन्ड O OH। अभी कितने हुए अपने पास 3, एक बार और बनाना होगा OH P डबल बॉन्ड O OH। बस अब वाटर निकाल दो, देखो एक बार वाटर यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, फिर तुम्हारे पास देखो इसके बेसिसिटी के लिए OH कितने बचेंगे 1 2 3 4 5 6, इसकी बेसिसिटी कितनी 6, और फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, इसको वाटर निकाल दो, बीच में आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी वाटर निकाल दो, बीच में बचेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी वाटर निकाल दो, बीच में बच जाएगा ऑक्सीजन, और इन सबको अच्छे से लगा रहे हैं। फॉर्मूला अगर तुम्हें मैच कराना हो तो देखो किस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास 6, फॉस्फोरस को काउंट कराना चाहे फॉस्फोरस 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए 13। क्या यही फॉर्मूला मिला था थोड़ी देर पहले, हाँ। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे क्या वही लिंकेज बोल पाओगे, OPO लिंकेज, ये कितने होंगे इधर, ठीक, OPO लिंकेज, एक तो ट्राइफॉस्फोरिक एसिड में बोलना और एक टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड में। तो ऐसे हम लोग बार बार वाटर ऐसे लाइन से निकालते चले जाएंगे तो अलग अलग फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन और मिल जाएंगे, कहाँ से, वो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ऐसे करके, ठीक। तो ये ऐसे अगर कहीं फॉर्मूले मिल जाए तो हमें इससे बहुत डरना नहीं है, ठीक। इसका फॉर्मूला हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, नाम बोल सकते हैं और एक बार स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज को पूछना चाहेगा हम बता भी सकते हैं। चलो, अगर हम लोग एक छोटी सी चीज और ध्यान रखो, जब हम लोग कभी डबल करके वाटर निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, पायरो। अगर कभी हम लोग डायरेक्ट वाटर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, डबल करके वाटर निकालते हैं तो हमने बोला था उसको नाम देंगे पायरो। जैसे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड उसको बोल दिया था ओलियम, पायरो फॉस्फोरिक एसिड जिसको हम लोगों ने डाइफॉस्फोरिक एसिड भी बोल दिया। ऐसे यहाँ पे अगर हमारे पास
फॉस्फोरिक एसिड हो, जैसे ये है H3PO4, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वाटर निकालेंगे, डबल नहीं करेंगे, डायरेक्ट वाटर निकालेंगे। तो जब डायरेक्ट वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, H, देखो यहाँ पे 3 है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, H बचेगा, P, एक ही P रह जाएगा, O4 में से एक को कम कर दो, HPO3, क्या बोलेंगे इसको, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। मेटा, हाँ, जब भी कभी डायरेक्ट वाटर निकालेंगे, कोई ऑक्सो एसिड में से हमने डायरेक्ट वाटर निकाल दिया, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे मेटा। समझ में आया? अगर कोई एसिड है वहां से तुमने डायरेक्ट वाटर निकाला तो जो एसिड बनेगा उसको बोलेंगे मेटा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा आपने ये चीज तो सल्फर वाले में नहीं बताया था। एक्चुअली में सल्फर का कोई भी ऑक्सो एसिड ले लेते, जैसे ये H2SO4, यहां से वाटर निकालो तो इसके पास तो H ही नहीं बचता, H2 में से H2 चले जाते, H तो बचता ही नहीं। तो जब H बचता ही नहीं तो कुछ एसिड नहीं बनता, और एसिड नहीं बनता तो ये रूल है सर एसिड के लिए, अगर एसिड ही नहीं बना तो हम नाम क्या दें। तो वहां पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे देखो वाटर निकालने के बाद H बच रहा है, तो जब भी डायरेक्ट वाटर निकाल देंगे तो क्या बोलेंगे, मेटा। ठीक, अगर हम लोगों ने डायरेक्ट वाटर निकाला तो जो बनेगा फॉर्म उसको बोल देंगे मेटा। और ये फॉस्फोरिक एसिड था, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, तो डायरेक्ट वाटर निकाल दिया, जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, अच्छा ये हो गए अपने पास। अब जो ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, P, ये है फॉस्फोरिक एसिड, बनाओ फॉस्फोरिक एसिड को। देखो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रहा, ऐसे बना रहा जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर बन जाए। हमें क्या करना है, फॉस्फोरिक एसिड को डबल तो करना नहीं है, डायरेक्ट वाटर निकालना है, तो डायरेक्ट वाटर निकाल लेते हैं। अब क्या बन जाएगा, देखो वाटर अगर निकल जाएगा तो P, डबल बॉन्ड तो पहले से ही है, एक OH इधर सन्नाटे में बचा होगा ये वाला, और अगर ये HOH वाटर निकल जाएंगे तो इस P का O के साथ कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल, ऐसे। तुम उसको नीचे भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बन गया तुम्हारे पास मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, क्या बन गया, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बोलना हो तो देखो -2 + 2, इधर -2 + 2 -1 + 1, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +5। ठीक, अब होता क्या है, जो ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है ना वो थोड़ा अनस्टेबल होता है। ऐसे ये लोग इस डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई, एक होता है पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं एक्चुअली में दो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के पास होंगे, दो ऑर्बिटल्स, वो आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, जब भी वो दो p ऑर्बिटल्स आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो बनते हैं पाई बॉन्ड। अब होगा क्या, जब भी देखो जो फॉस्फोरस है, लास्ट लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी करके, इसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तो चलो छोटा है, लेकिन फॉस्फोरस कैसा है, साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, डाउन डाउन जाते हैं तो साइज बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये लोग बड़े होते जाते हैं। तो जब भी किसी का साइज बड़ा होगा ना तो उससे रिलेटेड जो बॉन्ड होंगे वो उसका लेंथ ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा ना तो जो उनके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, वो पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक, अभी शायद ये चीज तुम्हें अच्छे से ना समझ में आ रहा हो क्योंकि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हैं सब, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो ना। कैसे ध्यान रख पाओगे, ऐसे अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर याद हो, कहां से, ऐसे हम लोग यहां से बोल सकते हैं सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17। देखो पीरियोडिक टेबल में ये चार लोग एक साथ मिलते हैं, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, चारों लोग एक साथ मिलते हैं, ऐसे ही तो है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे याद रखते हैं कि जो सिलिकॉन है वो एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते कभी भी, मतलब नॉर्मली जल्दी से तुम्हें पाई बॉन्ड बनाते हुए नहीं मिलते। फॉस्फोरस एक पाई बॉन्ड बना सकता है, 2 पाई बॉन्ड बनाएगा अनस्टेबल होगा, 3 पाई बॉन्ड बनाएंगे तब भी अनस्टेबल होगा। फॉस्फोरस कितने पाई बॉन्ड बना सकता है, 1। ये सल्फर कितने बना सकते हैं, 2। और क्लोरीन कितने बना सकते हैं, 3। सल्फर का तो तुम याद ही करो, सल्फ्यूरिक एसिड कितने पाई बॉन्ड बनाए इसने, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, जब भी बॉन्ड डबल होता है तो उसमें होता है एक सिग्मा और एक होता है पाई। ठीक, जब भी बॉन्ड डबल होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई रहता है। तो सल्फर कितने बना सकते हैं, 2, हमने देखा है।
फॉस्फोरस के देखो तुमने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए उसमें एक पी डबल बॉन्ड होता, क्योंकि एक वो बना सकता है, एक से ज्यादा बनाता है तो वो अनस्टेबल रहता है, इसीलिए फॉस्फोरस के जो भी ऑक्सो एसिड होते हैं उसमें एक ही पाई बॉन्ड होता है। तो जो तुमने ये वाला फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड बनाया, कौन सा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या मिला, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका जब तुमने स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे तो इसके पास हो गए 2 पाई बॉन्ड इधर भी और इधर भी, और इसी वजह से ये अनस्टेबल है, ये ऐसे नहीं रहते। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहना चाहता, तो फिर क्या करना चाहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड फिर ऐसे न रह करके वो चाहते हैं कि उनसे एक पाई बॉन्ड रहे, उसको एक पाई बॉन्ड से कोई दिक्कत नहीं है, उसको प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड से। इसी वजह से मेटाफॉस्फोरिक एसिड एक नए स्ट्रक्चर में आ जाता है। कैसे, देख लो मेटाफॉस्फोरिक एसिड के और स्ट्रक्चर्स कौन कौन। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का एक बार पढ़ते हैं हम लोग ट्राइमर, हाँ ट्राइमर लिख लो इसको अच्छे से मन करें, और एक बार इसका बनाते हैं हेक्सामर। ठीक, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि और क्यों नहीं बनाते, नहीं बनाते, इतना हमें अभी ध्यान रखना पड़ेगा। ट्राइमर बनाओगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HPO3 होल थ्राइस। इसको और थोड़ा सा देख लोगे तो हो जाएगा H3P3O9। ऐसे यहाँ पे हेक्सामर बनाएंगे हम लोग HPO3 होल 6। फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं। तो पहले हम लोग ट्राइमर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ट्राइमर कैसे बनाना है, हमने जो बनाया था ना क्या, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, उसी को 3 बार लिखते हुए चले जाना। कैसे, देखो अगर तुम्हें बनाना है तो देखो आराम से बना सकते हैं। ये 3 है ना, हाँ, तो क्या करो तुम ऐसे फॉस्फोरस को उठाओ, ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाओ, फिर फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस। जब ट्राइमर बनाओगे तो 3 ऑक्सीजन ले लो और 3 फॉस्फोरस ले लो एक रिंग में। ट्राइमर में तो 3 ही फॉस्फोरस रहेगा ना, लेकिन कैसे उसको रखो ऐसे PO ऐसे साइकिल। अब इस फॉस्फोरस से पूछो तुम्हें किससे प्रॉब्लम नहीं था, जब हमारे पास मेटाफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर था तो इसको किससे प्रॉब्लम नहीं था, एक डबल बॉन्ड से प्रॉब्लम नहीं था, एक OH से कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या नहीं, ये दोनों चीज तो हर एक फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में है। P डबल बॉन्ड हो तो हर एक फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में है, OH हर एक फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में है। प्रॉब्लम किससे था, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड से, तो उस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड को वो हटा देता है। तो क्या करेंगे, जिससे प्रॉब्लम नहीं उसको वापस कर देंगे। एक P डबल बॉन्डो से प्रॉब्लम नहीं, एक OH से प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्डो से प्रॉब्लम नहीं, एक OH से प्रॉब्लम नहीं। इसको भी फॉस्फोरस को ही देना है, ऑक्सीजन तो नहीं दे देना, ऐसे। तो ये बन जाता है साइकिल में आकर के। देखो इसका फॉर्मूला मेंटेन हुआ कि नहीं, इसका फॉर्मूला देखो मैच कर रहा है कि नहीं, फॉस्फोरस 1 2 3 मैच कर रहा है। हाइड्रोजन कितने, 3 1 2 3, ऑक्सीजन कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9। तो ये बन गया हमारे पास ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, समझ में आया ये स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं, अगर मैं ऐसे बोलना हो तो बोलेंगे साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे लिखोगे क्या, CTMPA, नहीं भाई, इसको फुल फॉर्म में लिखना, साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, साइकिल में है। ट्राई क्यों बोल रहे हैं, 3 बार फॉस्फोरिक एसिड आया है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो इसलिए साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, ऐसे नहीं बोल देना ट्राई साइक्लिक, नहीं नहीं, एक ही साइकिल है, तो साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है। इसमें भी इसमें एक चीज मैं काउंट करके बता देता हूँ, वो वाले लिंकेज, क्या, OPO लिंकेज। क्या यहाँ पे कोई PP बॉन्ड है, फॉस्फोरस बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में, कोई PP बॉन्ड, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के बीच में कहीं बॉन्ड दिख रहा है, देखो इधर कहीं बॉन्ड दिख रहा है क्या, फॉस्फोरस के बीच में, हमें तो नहीं दिख रहा है। फॉस्फोरस से कोई बॉन्ड नहीं, यहाँ पर भी नहीं, 0। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे फॉर्मूले दे करके पूछता है क्या यहाँ पे PP बॉन्ड है, नहीं, PP बॉन्ड नहीं है। ये वाले बॉन्ड कितने होंगे, OPO लिंकेज, OPO, ये बॉन्ड कितना होगा इस मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। अगर मन करे तो 1 मिनट वीडियो को रोक लो और उसके बाद काउंट कर लो, उसके बाद देखना मेरा आंसर, मैं आंसर बोलने वाला। क्या करो, इस फॉस्फोरस के पास हमें क्या देखना है, OPO लिंकेज। एक एक के लिए देख लेते हैं। देखो OPO लिंकेज 1, उधर नहीं जा सकते,
से हम लोग स्टार्ट करके ऊपर चले गए 1, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर चले गए 2, और वहां से स्टार्ट करके इधर चले आ सकते हैं 3। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 3 ओपीओ लिंकेज हो जाएगा इसके पास, एक ये, एक इधर, यही तो डबल बॉन्ड है, और उस तरफ बाहर से ओपीओ लिंकेज। देखो यहाँ से अगर नहीं समझ आया तो इधर इसके पास कितने आ गए? 3। यहाँ से देखो ओपीओ 1, बाहर से ओपीओ 2, यहाँ से ओपीओ 3, कितने हो गए अपने पास? 3 हो गए यहाँ पे फास्फोरस की ओपीओ लिंकेज। यहाँ पे देखो ओपीओ, ओपीओ, और इधर से भी, इधर भी 3, टोटल कितने हो गए ओपीओ लिंकेज? टोटल हो गए 9। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में ओपीओ लिंकेज हो गए 9। ठीक, ये क्या बना? साइक्लिक ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, उसमें ओपीओ लिंकेज हो गए 9। याद रहेगा ये? ठीक है। चलो, अगर हमें बनाना हो हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड तो क्या करें? जैसे तुमने ट्राई बनाया तो तुमने 3 बार ओपीओ ओपीओ किया। अगर तुम्हें हेक्सा बनाना है तो हम लोग उसको 6 टाइम्स ओपीओ करते रहेंगे, 6 टाइम्स ओपीओ लिंकेज। चलो, पीओ 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 पीओ। देखो थोड़ा गंदा सा बन गया है, इसको तुम थोड़ा सा अच्छा कर लेना। ऐसे ऐसे कुछ बनेगा अपने पास। यहाँ पे ओपीओ लिंकेज ऐसे सबके पास। इनको किससे प्रॉब्लम नहीं होगा? पी डबल बॉन्ड हो और वैन से। जिससे प्रॉब्लम नहीं है उसको दे देना। सबके पास एक पी डबल बॉन्ड तो रहेगा ही, फास्फोरस के पास एक पाई बॉन्ड तो रहना ही है। सबके पास ऐसा हो जाएगा, एक पी डबल बॉन्ड हो और वेज, एक पी डबल बॉन्ड हो और वेज, ये मिल जाएगा हमें। अब इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आया? फॉर्मूले क्या निकल करके आ जाएंगे? हम बना लेंगे फॉर्मूले। HPO3 का होल 6 है बस, H6P6O18 ऐसे बन जाएगा। अच्छा, कोई यहाँ पे बताएगा POP लिंकेज कितना है? POP फास्फोरस से स्टार्ट करके फास्फोरस पे जाना होगा। POP1, POP2, POP3, POP4, 5 और 6। POP लिंकेज कितने हैं? 6 ही तो होगा POP लिंकेज, और तो तुम निकाल ही नहीं सकते इधर से POP लिंकेज, और बाहर तो जा ही नहीं सकते। POP लिंकेज हमें ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम ये बोल सकती OP डबल बॉन्ड O, ये वाले बॉन्ड कितने होंगे? OP डबल बॉन्ड O इस साइक्लिक हेक्सा मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। ठीक, इसको निकालना, इसको बोलना जैसे हम लोगों ने ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोला था। तो ये फास्फोरस के हमारे पास कुछ और ऑक्सीडेशन हो गए। ठीक, तो एक बार मैं टोटल फास्फोरस के ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, जितना तुम्हें याद रखना है। फास्फोरस के वो ऑक्सीडेशन जो हमें याद रखने हैं उसको मैं बोल रहा हूँ एक बार पूरा का पूरा, उनको अच्छे से हमें ध्यान रख लेना है। कौन कौन? H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और फिर क्या करते हैं? इसको अगर हम लोग 3 टाइम्स करके वाटर निकालते, इसको 3 टाइम्स करते और वाटर निकालते तो क्या बन जाता? H5। उसको अगर हम लोग 3 टाइम्स करते तो H9 हो जाता, H3PO4। देखो फॉर्मूले याद नहीं रहते, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कितना वाटर निकालना पड़ता? 2। तो देखो ये 9 और 4 कम हो जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास? 5। तो H5 P3 O कितने हो जाएंगे? 12 और 2 कम हो जाएगा 10। ये हो गया क्या? ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे टेट्राफॉस्फोरिक एसिड क्या बनता? H6P5। टेट्राफॉस्फोरिक एसिड बनाना है ना तो बनता अपने पास H6P4O13। अगर हमारे पास टेट्राफॉस्फोरिक एसिड बनाना होता तो ये हो गया अपने पास वो। और फिर हमारे पास क्या आया? डायरेक्ट वाटर निकाल लेते, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फिर इसका क्या बना? ट्राइमर और हेक्सामर। क्यों ट्राइमर और हेक्सामर बना? क्योंकि ये अनस्टेबल था। एक बार ट्राइमर मिल गया हमें और एक बार इसका हेक्सामर मिल गया। किसका? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। अब हम लोग आगे क्या चलते, कितने हो गए फिर अपने पास? 1 2 3, ये हो गए 4 5, ये हो गया 6, ये हो गए 7 8 और 9। मतलब अच्छी बात है। सल्फर के हम लोगों ने देखे कितने? 9। और फास्फोरस के भी कितने हो गए टोटल? सल्फर के भी 9 देखे थे और फास्फोरस के भी 9। अब तक कितने ऑक्सीडेशन तुम्हें याद हो जाने चाहिए? 18।
और ऑक्सो एसिड याद ही नहीं कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीज देख रहे हैं कि क्या वहाँ पेरोक्साइड लिंकेज है, क्या वहाँ कोई बॉन्ड है, उसमें किसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये सारी चीजें निकाल रहे हैं। अच्छा आओ आगे नोट करो, लिखोगे क्या, अगर तुम लिख रहे तो लिख लो, लिखो ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के होते हैं 3 ऑक्सो एसिड, तीनों को हम लोग एक साथ देख लेते हैं, HNO2, HNO3, HNO4। इनमें से कौन सा है जो तुम जानते, जिनका नाम तुम्हें पता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। बच्चा जानता है इसका नाम, नाइट्रिक एसिड। अच्छा अगर नाइट्रिक एसिड से कम कर दोगे ऑक्सीजन तो क्या बोलोगे नाम में? याद करो, कम करते हैं तो आस बोलते हैं नाइट्रस। और जब हम उससे ज्यादा करेंगे तो, ये तो कभी देखा ही नहीं, अगर हम उससे ज्यादा करने लगे तो हम नाम में लगा देते हैं पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। ठीक, ऐसे पर लगा देंगे इसके सामने, पर नाइट्रिक एसिड। HNO4 पर नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, 3 हो गए नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड। ये तो बन गया इनका फॉर्मूला और ये आ गए इनके नाम। ठीक, अच्छा इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हो तो हमें और देखो बना लेते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस सेमी फैमिली के हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस तो सेमी फैमिली के तो है, देखा तो था नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब देखा है। तो जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा था क्या कि जो फास्फोरस है वो P डबल बॉन्ड O बनाएगा कितना, 1। तो ऐसे इधर N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी N डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी N डबल बॉन्ड हो। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑक्सी एसिड। अगर ये ऑक्सो एसिड है तो ये तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड होगा तो सबके पास OH रहेगा, तो OH होगा तो OH लगा दो। देखो इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, एक H है, 2 O है, 2 O, एक H और एक N, ये बन गया नाइट्रस एसिड। यहाँ पे कोई पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है क्या? यहाँ तो कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो हमेशा ही पेरोक्साइड लिंकेज नहीं मिलेगा अक्सर, ठीक, जहाँ मिलेगा वहाँ देख लेंगे। तो ये कितने हो गए? 1 हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन का 2 × -2 = 0, तो कितना मिल जाएगा? X प्लस का 3। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 याद रह जाता है लोगों को। स्ट्रक्चर से भी निकालना होता तो निकाल सकते थे, -2 + 2 -1 + 1 कितना आ जाता है हमारे पास? +3। ठीक, HNO3 में अगर हमें बोलना हो ऐसे, अब HNO3 से हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। HNO3 में हमारे पास N डबल बॉन्ड हो, एक तुमने OH दिखा दिया। अब क्या होता है, ये तो बिल्कुल वैसे जैसे HNO2 वैसे HNO3, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास याद करो इनका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये कहां से है? 5, P से फास्फोरस, P से 5, इनका ग्रुप नंबर कितना है? 5। जो भी इनका ग्रुप नंबर होता है वो होता है इनके लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स। इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। जो भी जिसका ग्रुप नंबर होता है उसके लास्ट में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जो उनका ग्रुप नंबर होता है। तो इनके लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉन 5, और हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है? हर एक बॉन्ड में एक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो बोलेंगे क्या, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने होते हैं? 5 में से इधर 2 बॉन्ड बने तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया होगा। अब कितने बचे? 5 थे, 2 यूज हो गए, बचे 3। एक इधर भी उसने बॉन्ड बनाया तो इधर भी यूज कर लिया। तो बोलेंगे नाइट्रोजन के लास्ट में 5 थे, 2 उधर यूज कर लिए, एक इधर, तो कितने यूज हो गए? 3 यूज हो गए। बच गए कुछ? हाँ, कितने बच गए? 2। अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अच्छा, ऑक्सीजन किस फैमिली से है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। क्या बोलते थे? ओम शांति से तेरी पहचान, S फॉर सल्फर, S फॉर 6। तो इसका तो ग्रुप नंबर ही 6 है। इसका मतलब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो सोचो अगर कोई पूछे ऑक्सीजन से तुम्हारे लास्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? हर एक एलिमेंट कितना चाहता है? हर एक एलिमेंट की यहाँ पे कम से कम इतनी ख्वाहिश होती है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8। तो उसके पास पहले से भगवान ने कितना दे रखा है? 6। तो कितना और चाहिए उसको? उसके पास पहले से 6 है, उसके 2 और चाहिए। तो वो इसीलिए ऑक्सीजन अक्सर 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको 2 चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन और आना है, HNO3 में तो एक ऑक्सीजन और है, तो एक ऑक्सीजन और जा सकता है। अब वो नाइट्रोजन क्या कर सकता है? या तो वो डबल बॉन्ड बना ले इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन खुश भी रहेगा, बोलेगा हाँ मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लो, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन पाते।
अब यहाँ डबल बॉन्ड ना बनने का रीजन वो साइज नहीं है, यहाँ पे क्या है कि अगर हम डबल बॉन्ड बना दें तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड बना दें तो देखो ये जो नाइट्रोजन है ना वो कितना बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड हो गए ऐसे, ऐसे हमारे पास 5 बॉन्ड हो गए, और हर एक बॉन्ड में उसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा, पांचों उसके यूज हो गए, और अगर पांचों यूज किया तो सोचो इसके पास हर एक बॉन्ड में फिर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड होगा तो 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास, 4 4 8 और 2 10, इसके पास तो हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, नहीं, क्यों, जो भी सेकंड पीरियड वाले हैं, जो भी अपने पास सेकंड पीरियड वाले हैं, कौन कौन, जो हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, आगे चले जाएं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब, ये कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकते, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, 8 से ज्यादा नहीं। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, वो बोलेगा बस ऐसा स्ट्रक्चर तो हमें चाहिए नहीं, तो क्या वो पूरा स्ट्रक्चर गलत है, नहीं, यहीं पे ही एक और बॉन्ड निकल करके आता है कि तुमने ये तो बना लिया, ये तो बिल्कुल HNO2 जैसा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, या तो तुम डबल बॉन्ड बना लो, या फिर एक ऑप्शन और होता है, N और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O, तो वो क्या करता है, जबरदस्ती उस N से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, लाओ मुझे दो, इसी को बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ध्यान रहेगा HNO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनते हैं, हमेशा मजबूरी में बनते हैं, अगर कोवलेंट बन सकता होता, अगर यहाँ डबल बॉन्ड बन सकते होते तो बन जाते, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड बन जाता तो फिर नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते, इसलिए वो डबल ना बना करके एक नए टाइप का बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इसने कोऑर्डिनेट कर दिया तब तो नाइट्रोजन के पास तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं होगा कम, जब भी कभी कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो कोऑर्डिनेट को हम लोग तोड़ लेते हैं, कैसे, जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे प्लस, जहां पे एंड हुआ वहां पे माइनस, कोऑर्डिनेट को कोवलेंट में बना लेंगे, कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, फिर से कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बना लेंगे, जहां से बॉन्ड स्टार्ट हुआ वहां पे प्लस, जहां पे एंड हुआ वहां पे माइनस, ऐसा काम हम लोग हमेशा जिंदगी भर करते रहेंगे। मतलब जो तुम्हें HNO3 का स्ट्रक्चर मिला, क्या मिला, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, HNO3 का स्ट्रक्चर मिला ये, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हटा दें, HON डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओ, अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख रहे, केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा रहे हैं, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे कोवलेंट में बना दोगे तो फिर बॉन्ड कहां से स्टार्ट हुआ था, N से, तो N पे प्लस कितना 1, यहाँ पे कितना माइनस, इस बॉन्ड को देख करके नहीं, वो कोऑर्डिनेट को तोड़ रहे हैं। अब ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा है, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, आइडेंटिकल, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। अच्छा हाँ, अब अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कोई पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है क्या, नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना होता तो आराम से निकाल लेते, फॉर्मूला है HNO3, तो हम बोल देते हैं हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का X और 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 × -2 = 0, X निकालेंगे आजकल कितना आ जाएगा ये 5। अगर हमें यही चीज स्ट्रक्चर से निकालना होता तो अब ये स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ कन्वर्ट करेंगे, फिर देखिए N और O -1 +1, N और O, कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो आप देख चुके पहले, नहीं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, अब हम कोवलेंट बॉन्ड देखेंगे इसको, N और O कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, N, नहीं भाई O पे क्या आएगा माइनस, N पे क्या आएगा प्लस, इधर -2 +2, ये कितना हो जाएंगे टोटल हो जाएगा 5, स्ट्रक्चर से भी वही मिलेगा जो तुम्हें यहाँ से मिल रहा है, समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट, ये स्ट्रक्चर में ध्यान रखना चाहिए, HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझ में आना चाहिए। आगे ये तो हो गए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड 2 हो गए, एक और है अपने पास पर नाइट्रिक एसिड, नाम देखो पर लगा है, कुछ लोग ऐसा लग रहा होगा उसके पास पेरोक्साइड लिंकेज है, भगवान जाने, हो सकता है वो सही हो। ये हो गया अपने पास नाइट्रस, ये हो गए अपने पास नाइट्रिक एसिड, यहां से कोऑर्डिनेट हुआ। अब हम लोग देखेंगे HNO4, ये कैसा होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही रहता है, बस यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है। देखो N के पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने तो 5 तो पहले ही यूज कर लिया था। अगर हम ऐसे समझे कि HNO3 में एक ऑक्सीजन दिया तो HNO4 बना, तो बोलेंगे HNO3 में तो देखो नाइट्रोजन क्लास में 5 होते हैं, 5 ऑक्सीजन यूज कर लिया 3 बॉन्ड बनाने में और 2 कोऑर्डिनेट करने में। अब तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसके पास और कोई बॉन्ड नहीं आ सकता, इसलिए उसने अपना बॉन्ड कैसा कर लिया, फिक्स।
एक और ऑक्सीजन आना था तो कहाँ लगा दोगे? उधर डबल बॉन्ड में लगा नहीं सकते, इधर कोऑर्डिनेट में लगाओगे गंदा लगेगा, इधर जो H और O है उन्हीं के बीच में डाल दो। ऐसा करने से क्या बन गया? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिंकेज आ गए इधर। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज आ गया, इसे क्या बनेंगे? पेरोक्साइड लिंकेज। ये हो गया HNO4, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब तक कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जहां पेरोक्साइड लिंकेज मिला? एक तो मिला था कायरोज एसिड, ऑक्सो एसिड में जो थर्ड नंबर हम लोगों ने सीखा था। फिर मिला था उसी में मार्शल्स एसिड H2H2O8। क्या हमें फास्फोरस में कहीं मिला? नहीं, फास्फोरस के किसी भी ऑक्सो एसिड में हमें पेरोक्साइड लिंकेज नहीं मिला। अभी मिल रहा है नाइट्रोजन में, कौन? HNO4। जहां पेरोक्साइड लिंकेज है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर सोचो अगर तुम HNO4 में कोई तुमसे पूछता नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो क्या बोलते? 1 नाइट्रोजन का X, ऑक्सीजन के 4 × -2 = 0। X कितना आ जाएगा? +7। तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा? नहीं होगा +7। क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन का प्लस हो गया 7, हमने तो रटा है कि नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है? नाइट्रोजन का तो ग्रुप नंबर है 5, और अगर उसका ग्रुप नंबर है 5 तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? 5। नाइट्रोजन तो फास्फोरस फैमिली से है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बेसमेंट। अगर वो फास्फोरस फैमिली से है तो उसका तो मैक्सिमम 5 हो सकता है, 7 नहीं। तो गलत हो गया। ऐसे गलत क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ये मान लिया सारे ऑक्सीजन कैसे हैं? -2 में, जबकि इसके स्ट्रक्चर में क्या है? पेरोक्साइड लिंकेज। अगर किसी के स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज होगा, पेरोक्साइड लिंकेज में कौन दोनों ऑक्सीजन है? ये, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? -1 -1 में, ठीक। और जो ऑक्सीजन है वो कैसे रहेंगे? जो पेरोक्साइड लिंकेज में नहीं होंगे वो होंगे -2 में। और जो H है वो कैसा रहेगा? H तो प्लस में। अब जाकर के अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट को तोड़ लेते। N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता, देखो N का निकालना होता तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। इस कोऑर्डिनेट को हटाओ, यहाँ +1 -1। ये कैसे? ये कहाँ से आया? कोऑर्डिनेट को हटाने से। अब हम बॉन्ड की वजह से देख लेते हैं। N और O, -1 +1, N और O पे माइनस, N पे प्लस, N और O पे माइनस, N पे प्लस, कितना आ जाएगा? 5। और नाइट्रोजन का तो मैक्सिमम ही 5 हो सकता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 5। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो मतलब ऐसे लिखना चाहें, जो इक्वेशन बना के लिखते थे, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन है -1, ये कहाँ से आया? पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से, प्लस 2 ऑक्सीजन है -2 में, प्लस नाइट्रोजन का X = 0। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो तुम्हें 5 मिल जाएगा आंसर, ठीक। तो ये हो गए नाइट्रोजन के ऑक्सीजन एसिड। कौन कौन? HNO2, HNO3, HNO4, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और परनाइट्रिक एसिड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या निकला? सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है। क्या नाइट्रोजन के ऑक्सीजन एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज होता है? बोलेंगे हाँ, नाइट्रोजन के जो ऑक्सीजन एसिड है वहां पेरोक्साइड लिंकेज होता है। कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? HNO4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और HNO3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। HNO2 में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, ठीक। चलो अब क्या हो गया? ये हो गए हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड। एक दो मैं छोटा छोटा रूल बता रहा हूं, वो तुम्हें ध्यान रखना है। कभी किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कुछ रूल जो अभी तक हम लोगों ने पहले सीख लिए थे कि एल्कली मेटल +1 में रहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2 में रहेंगे, बोरॉन और एल्युमिनियम ऑलवेज +3 में रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? हाइड्रोजन के बारे में। अक्सर हाइड्रोजन +1 में रहेगा, लेकिन मेटल के साथ कैसे रहेगा हाइड्रोजन? -1 में, ठीक। तो वो सारे रूल्स हम लोगों ने सीखे थे। फ्लोरीन के बारे में सीखा था, फ्लोरीन ऑलवेज वाज ऑक्सीडेशन नंबर -1। आज हम लोग क्या देखेंगे? अगर किसी स्ट्रक्चर में वाटर आ जाए, ओवरऑल वाटर आ जाए, किसी स्ट्रक्चर में ओवरऑल अमोनिया आ जाए, अमोनिया बोले तो NH3, वाटर H2O, किसी स्ट्रक्चर में CO आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, पूरा का पूरा CO, ठीक। तो अगर ऐसे लोग आ जाएंगे किसी स्ट्रक्चर में तो हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? जैसे हमें ये मिल गया CrH2O6F3, ऐसे करेंगे। हमसे पूछेगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो हमें पता है फ्लोरीन ऑलवेज वाज ऑक्सीडेशन नंबर -1। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लेंगे? जब भी कभी ये मिल जाएंगे ना, इन सब का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ले लेंगे 0 एक साथ। हमसे तो क्रोमियम का पूछा है ना, वाटर के लिए तो पूछा नहीं है। तो जब भी कोई कंपाउंड होगा, अगर हमें कोई कंपाउंड मिल जाएगा ना, तो कंपाउंड का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। तो हमें तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जब भी कभी ये तीन मिल जाए, वाटर, अमोनिया और CO, तो इन सब का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना यूज कर लेंगे? 0। तो क्रोमियम का जैसे तुम H ले लो तो डायरेक्ट लिख देंगे टोटल 6 × वाटर, वाटर का कितना? 0। फ्लोरीन 3 × -1 = 0। तो कितना मिल जाएगा हमें? X + 3। तो ये क्या हो गया? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर।
समझ में आया? जैसे अगर हमें कोई ये दे देता Fe(F3.6H) ऐसे करके दे देता हूँ और हमसे पूछता बताओ फर्स्ट ये जो हमारे पास आयरन है उसका ऑक्सीडेज नंबर, तो हम बोलेंगे आयरन का ऑक्सीडेज नंबर x ले लेंगे। 3 फ्लोरीन है तो 3 × -1, अमोनिया के लिए 6 × 0। क्यों? क्योंकि वो पूरा कंपाउंड है। अमोनिया का ऑक्सीडेज नंबर कितना हो जाएगा? 0। अमोनिया का ऑक्सीडेज नंबर 0 है क्योंकि अमोनिया के ऊपर कैसा चार्ज है? 0। तो ओवरऑल अमोनिया को कैसा ले लेंगे? 0 ले लेंगे। जैसे हमें कोई ये दे देता, जैसे हमें किसी ने दे दिया ये NiCO होल 4 और हमसे पूछ रहा है Ni का ऑक्सीडेज नंबर बताओ, तो क्या करेंगे? Ni का x ले लेंगे, x4 पूरा का पूरा CO है तो पूरा का पूरा CO की जगह पे क्या लिखेंगे? 0 = 0। तो हमें Ni का ऑक्सीडेज नंबर मिल जाएगा कितना? लेल्डो 0 होगा इसका ऑक्सीडेज नंबर। जैसे अगर अपने से कोई ये पूछ ले FeCO होल 5 और हमसे जाने आयरन का ऑक्सीडेज नंबर, तो क्या बोलेंगे? आयरन का x ले लो और CO का 5 × 0 = 0। x कितना आ जाएगा? 0। तो जब भी कभी वाटर मिल जाए कहीं, अमोनिया मिल जाए कहीं, तो हम इस पूरे का ऑक्सीडेज नंबर कितना लिख सकते हैं? 0। ठीक। और हमें अगर इधर उधर किसी का ऑक्सीडेज नंबर निकालना होगा तो इनकी हेल्प लेकर के निकालेंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी कभी ये लोग मिल जाएंगे इनका ओवरऑल ऑक्सीडेज नंबर कितना लिख देंगे? 0। कौन कौन? वाटर, अमोनिया और CO। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लोग अक्सर मिलते रहेंगे, हमें ध्यान रखना है। इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होता है? इनके ऊपर 0। वाटर, अमोनिया और CO। ठीक। चलो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने सीखा फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स, ट्राइफॉस्फोरिक एसिड, टेट्राफॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने आज के लेक्चर में? नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और पर नाइट्रिक एसिड। उसके बाद क्या सीखा? ऑक्सीडेज नंबर के बारे में। ऑक्सीडेज नंबर के बारे में क्या सीख रहे हैं? जब भी कभी वाटर मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, CO मिलेगा, तो टोटल ऑक्सीडेज नंबर कितना रहेगा? 0। टोटल ऑक्सीडेज नंबर कितना रह जाएगा? 0। ठीक। चलो तो इतना ये चीज रिवाइज करके रखो। अगला लेक्चर हम लोग जल्दी ही देखेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। बाय।